हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो आज इंडियन यंग गन्स ने ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल थ्रैश किया है और उनको ये बताया है कि वी आर फार 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 सुपीरियर अहेड टीम कंपेयर टू यू। जिस टीम में वेड हो, जिस टीम में स्टॉइनिस हो, जिस टीम में स्मिथ हो, जिस टीम में मैक्सवेल हो, जिस टीम में शॉन एबर्ट हो, जैम्पा हो, ये जो टीम है ऑस्ट्रेलिया की, ये आप कहीं से भी इसको कमजोर नहीं मानेंगे। और जिस तरीके से यंग इंडियन टीम ने इस मैच में परफॉर्मेंस दिया है, इंडिया के सिर्फ दो ऐसे प्लेयर्स थे जो थोड़े बहुत एक्सपोजर के साथ T20 या ओडीआई में खेल चुके हैं, जिसमें से ईशान किशन है और आपके सूर्य कुमार यादव हैं। बाकी उसके अलावा जितने भी प्लेयर्स हैं सभी यंग हैं और उन लोगों ने आज ऑस्ट्रेलिया को बताया कि क्या होती है T20 क्रिकेट और कैसे खेली जाती है। जो तंज कसा था मैथ्यू हेडन ने सूर्य कुमार यादव के ऊपर कि उनको ये बताएं कि ये ओडीआई क्रिकेट है, तो मैं अभी उनको बोलना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया को बताया जाए कि ये T20 है, ओडीआई नहीं है। कि आप यहाँ पर इंडिया को हरा करके निकल गए और चले गए और फिर जिस तरीके से जो भी ड्रामा हुआ या जो भी हुआ, आज इंडियन टीम ने दिलेरी का जो परचम लहराया है। स्पेशली जो मैं 2 दिनों से आपको बहुत बता रहा था कि यह मार्क माय वर्ड की यशस्वी जायसवाल, अगर इंडिया बैटिंग करती है और यशस्वी जायसवाल बैटिंग करने के लिए आते हैं तो उसके जो बैटिंग है वो आप जरूर देखिएगा। क्योंकि मुझे उसके जो देखिए पिछले मैच में वो 7 या 8 गेंदों पर कुछ 20 या 22 रन बनाए थे, तो उससे मुझे पता चल गया था कि ये जो लड़का है ये बिल्कुल फियरलेस क्रिकेट खेलना चाह रहा है और इसको डर नहीं है आउट होने का कि पीछे क्या होगा, मेरी पोजीशन रहेगी कि नहीं रहेगी। ये बिल्कुल बेखौफ खेला था वो पिछले मैच में भी। और मुझे पता था कि इस मैच में इसको अगर मौका मिलेगा और इंडिया अगर फर्स्ट बैटिंग करती है तो ये पूरी की पूरी तरह चढ़ाई करेगा और हमला कर देगा। और मार्क माई वर्ड, स्पेशली शॉन एबर्ट के अगेंस्ट में, जो पहला ओवर में शॉन एबर्ट ने 24 रन दिया था, उसके बाद शॉन एबर्ट ने वापसी जरूर की, लेकिन अगले 2 ओवर में फिर 30 रन दिया और 3 ओवर में कुछ 56-57 रन शॉन एबर्ट ने दिए हैं। 18 या 19 की इंडियन टीम ने सीवियर आज शॉन एबर्ट के ऊपर रही है। शॉन एबर्ट वही हैं जो फिल ह्यूज के पीछे जो बाउंसर लगी थी, वो जो बॉल डाली थी वो शॉन एबर्ट ने डाली थी। और आज ही वो दुर्भाग्य भरा दिन है कि जहां पर फिल ह्यूज की डेथ हुई थी। और एक तरह से हम वर्सी मनाते हैं शॉन एबर्ट की कि एक अच्छा खिलाड़ी खेल नहीं सका, लेकिन शॉन एबर्ट को आज बिल्कुल भी नहीं बख्शा भारतीय टीम ने और हर गेंद पर उनकी चढ़ करके बैटिंग की है। चाहे वो पावर प्ले में बॉलिंग करने हैं, चाहे वो पावर प्ले के बाद बॉलिंग कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल ने जो शॉन एबर्ट के पहले ओवर में जो 24 रन बटोरा था, वो ओवर देख करके ही मुझे लग गया था कि बॉस, ये जो प्लेयर है ये प्लेयर आगे का लंबा खिलाड़ी है। ये डर कर खेलने वाला खिलाड़ी नहीं है कि अपने पोजीशन बनाने के लिए स्टेबल होगा, ये होगा वो होगा। बिल्कुल बेखौफ खेला यशस्वी जायसवाल ने और महज 25 गेंदों में 53 रन बनाया। 200 प्लस का स्ट्राइक रेट वो मेंटेन करके गया है, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के हैं। बिल्कुल फ्लॉलेस क्रिकेट खेला जब तक खेल रहा था। जो जिस गेंद पे वो आउट भी हुआ ना, वो बहुत आगे की बॉल थी और वो जोर से हिट लगाना चाह रहे थे, लेकिन एज लगा और 45 डिग्री नहीं, आप उसको बोल सकते हैं कि थर्ड मैन जो थोड़ा अंदर है वो उस पोजीशन पर जैम्पा ने उनका कैच लिया। लेकिन लाइक लाजवाब इनिंग खेल करके जब वो आउट हुए, और जब वो आउट हुए थे तो टीम इंडिया का टोटल 77 रन था मैच 5-5.5 ओवर में। और वो मोमेंटम जो चाहिए थे टीम इंडिया को वो मिल चुका था। जब स्पिनर बॉलिंग करने आए तो बॉल ग्रिप हो रहा था, स्पिन हो रहा था और मुझे लगा कि यशस्वी जायसवाल ने अपना काम कर दिया है। 77 रनों में 53 रन तो सिर्फ जायसवाल के थे और जायसवाल ने, मुझे लगा कि अपना काम कर दिया जायसवाल ने और इंडिया यहाँ से 170-180 रन भी बनाएगा तो इंडिया आराम से मैच जीत जाएगा। क्योंकि 5 ओवर में 5.5 ओवर में आपके 70-77 रन बन चुके थे, तो हार्डली आपको 100 रन बनाने थे 15 ओवर में, मतलब दैट मीन्स कि 6 का रन रेट से। लेकिन टीम इंडिया एक कदम आगे की ओर गई और जब आउट होकर ईशान किशन जब बैटिंग करने आए तो उन्होंने भी टेम्पो को गिरने नहीं दिया। टीम इंडिया 12-13 ओवर तक 10 का रन रेट से बरकरार करके खेलते हुए गई है। और जब ईशान किशन पूरे लय में आ गए तो उन्होंने भी 32 गेंदों पर 52 रन ठोक डाले और जिसमें कि 4 छक्के और 3 चौके शामिल है। स्पेशली वो भी जो उन्होंने जो अटैक किया स्पिनर्स के अगेंस्ट में, चाहे वो संघा हो, जाम्पा हो या फिर आपके मैक्सवेल हो, इन लोगों पर तो सीवियर थे। मैक्सवेल ने 2 ओवर में 39 रन दिया है। आज मैक्सवेल की भी 50 हो जाती है अगर वो तीसरा ओवर डाल देते तो, लेकिन मैक्सवेल को 2 ही ओवर के लिए रखा गया और वहां पर उन्होंने 40 के करीब रन दिया है।
सिर्फ 2 ओवरों में। और ये सॉन एबेट एंड मैक्सवेल ने ही मतलब मैं कहना चाहूँगा कि 40 प्लस 56 मतलब ऑलमोस्ट 106 रन इन्होंने आपके 3-2-5 ओवर में दिया है। 5 ओवर में 106 रन मायने रखता है। 38 प्लस 56 प्लस 40 96 और -2 हो जाएंगे 94 रन। तो ये इन्होंने 94 रन दिया है आपके 5 ओवरों में। बाकी के 15 ओवर में अगले प्लेयर्स के 100 कुछ रन गए हैं, 15 ओवर में 110 120 रन के आसपास गए हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने जो डैमेज कंट्रोल करने का काम किया, लेकिन इतना बड़ा डेंट और इतना बड़ा डैमेज लग चुका था 5 ओवर में कि 114 रन बन चुके हैं। तो उस टीम के बाद फिर आप अगर सिंगल डबल भी खेलोगे, 7 या 8 का रन भी कैरी करोगे, तो भी वो 230 225 पहुंच जाना था। लेकिन लास्ट में रिंकू सिंह ने जो हिटिंग की है आकर के, वो मैच ऑस्ट्रेलिया के मतलब बियॉन्ड रीचेबल पहुंचा दिया था उन्होंने। तो रिंकू सिंह का भी इस कंट्रीब्यूशन आपको भूलना नहीं चाहिए। मतलब 300 के स्ट्राइक रेट से वो प्लस खेल रहा था और बीच में ऐसा लग रहा था कि रिंकू सिंह हर गेंद पे छक्का या चौका मारेंगे, लेकिन जो सूझबूझ के साथ उसने मैच को फिनिश किया, स्पेशली जो सेकंड लास्ट बॉल को उसने जो थर्ड मैन की ओर प्लेस करके चौका निकाला, मतलब वो छक्का मारने के लिए जा रहा था लेकिन बॉल बहुत उसके रीच से दूर थी, तो एन मौके पर उसने वो थर्ड मैन की ओर बल्ला खोला और वहां से चौका बटोरा। तो रिंकू सिंह की भी जो 6 मारने की हिटिंग है और वो आज फिर से उसने रिपीट किया है। तो ये एक फ्लूक नहीं है कि रिंकू सिंह आपको छक्का मार सकते हैं। रिंकू सिंह जब चाहे तब खड़े होकर के मार सकते हैं। लोकल बॉय मैं उनको कहता हूँ क्योंकि वो यूपी से बिलोंग करते हैं और एक अच्छे फ्रेंचाइज में क्रिकेट खेला उन्होंने। उसके बाद फ्रेंचाइज से क्रिकेट खेला उन्होंने और वहाँ से खेलने के बाद टीम इंडिया का हिस्सा बने, और टीम इंडिया का जब हिस्सा बने तो उसके बाद वो छा गए हैं मार्केट में। रिंकू सिंह का नाम बहुत ही अदब से अब लिया जाएगा, क्योंकि अगर जब भी रिंकू सिंह अगर मैच पे खड़े हैं तो ये मान कर चलिए कि उनकी अगली टीम मतलब इंडियन टीम की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि वो अगर खड़ा है तो वो मैच निकाल करके लेके जाएगा। उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी अपने लय में दिखे और आते के साथ उन्होंने जो छक्का मारा, स्पेशली नाथन एलिस को पीछे अपना जो उनका जो टच शॉट है, जो उनका रिदमिक शॉट है, वो शॉट पे उन्होंने 6 निकाला और कुछ 10 गेंदों पर 19 रन बना करके गए, जिसमें 2 छक्के शामिल थे। और तिलक वर्मा ने भी आकर के पहली गेंद पे छक्का मारा। तो इंडियन टीम ने अपनी स्टेटमेंट जाहिर कर दी थी कि हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं, क्योंकि जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, यही टीम ऑस्ट्रेलिया ने गलती कर दी थी कि ऑस्ट्रेलिया कल अगर पहले वाले मैच में 230 235 240 तक जाती तो ये चीज़ आसान नहीं होता। लेकिन उनको पुल बैक किया गया मुकेश कुमार और अर्शदीप के द्वारा, और वो 205 207 रन पर ही सिमट गई, जो कि फिर बाद में इंडियन टीम को उसको चेस करने के लिए आसानी से उनको ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। लेकिन जब 235 का टारगेट मिलता है तो आपको स्टार्टिंग से मारना पड़ता है, स्टार्टिंग से करना पड़ता है। तो वो काम बखूबी जब तक पेसर बॉलिंग कर रहे थे, चाहे वो आपके प्रसिद्ध कृष्णा हो या फिर आपके अर्शदीप हो, तो इन दोनों ने जब तक बॉलिंग की तब तक मैथ्यू शॉट और आपके स्टीव स्मिथ, ये दोनों ने मिल करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही ज़्यादा कुछ कर नहीं सके। और मैथ्यू शॉट जब फिर स्पिनर वापस आए बॉलिंग करने के लिए, स्पेशली रवि बिश्नोई के पहले ही ओवर में, जिस तरीके से पहले मैच में वो क्लीन बोल्ड हुए थे, इस मैच में भी इनसाइड एज लग करके वो क्लीन बोल्ड हो गए और ऑस्ट्रेलिया फिर वहाँ से कभी उभर ही नहीं पाई। फिर उसके बाद जॉस इंग्लिश का विकेट गिरा, फिर तीसरे नंबर पे रन रेट का टेम्पो बढ़ाने के लिए मैक्सवेल आउट हुए, फिर स्टीव स्मिथ आउट हुए। 4 विकेट जब ऑस्ट्रेलिया के 58-57 रन के आसपास गिर गई थी, मैच वहीं पे देन एंड देयर खत्म हो चुका था। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया जानी जाती है कि मैच में वो कभी भी वापसी कर सकते हैं, तो उनके स्टॉयनिस और टिम डेविड ने एक अच्छा पार्टनरशिप लगाया। लेकिन मुझे यकीन था कि कहीं ना कहीं एक विकेट आएगा और फिर ये मैच पलट जाएगा। तो वो चीज़ें हुई भी, और कुछ 100 मतलब 58 के बाद 140 रन पे जब 5वां विकेट गिरता है टिम डेविड का, तो उसके बाद 13 ओवर था, तो मुझे लगा कि कुछ अधिक ही रन बना दिया है टिम डेविड और स्टोनिस ने। उसके बाद वेड आए बैटिंग करने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर विकेट का ऐसा पतन होना चालू हुआ कि 139 पे 5, 148 पे 6, 149 पे 7, 152 पे 8, 155 पे 9 हुआ, और एक साइड पे मैथ्यू वेड खड़े के खड़े रह गए, लेकिन उनको दूसरी ओर से कोई साथ नहीं मिला। लास्ट में मैथ्यू वेड ने चौके छक्के लगाए भी अर्शदीप के अगेंस्ट में और प्रसिद्ध कृष्णा के अगेंस्ट में, लेकिन मुशबुकेश के अगेंस्ट में भी, लेकिन वो उतने काम नहीं आए और ऑस्ट्रेलिया ये मैच आसानी से ये 44 रन से आ रहा। जीत का जो अंतराल है वो और भी बढ़ सकता था अगर वहाँ पे मैथ्यू वेड आउट हो जाते। 155
57 पे 9 विकेट उनके गिर चुकी थी और उसको मैथ्यू वेड ने कैरी करके 190 191 तक लेकर आए। फिर भी वो 44 रन से हारे। T20 आईज में 44 रन बहुत बड़ी मार्जिन होती है कि जिस आपको ये मार्जिन छोटी लगती है, लेकिन 44 रन ये बहुत बड़ी मार्जिन होती है। इसका मतलब कि आप ऑलमोस्ट जो भी टारगेट आपको मिला था आपने उसको 15 ओवर में चेस कर लिया और आप 5 ओवर रहते हुए मैच जीत रहे हो T20 आईज में। वो बहुत बड़ा मतलब मार्जिन होता है विक्ट्री का। तो यहाँ पर टीम इंडिया को और स्पेशली यंग गन्स को, स्पेशली सूर्य कुमार यादव की तारीफ बनती है। जिस तरीके से उन्होंने टीम को लड़ाया, जिस तरीके से उन्होंने टीम को लेकर, 2-3 चीज़ें मुझे और यहाँ पे पॉजिटिव नजर आई कि प्रसिद्ध कृष्णा अब यॉर्कर्स लगाने लग गए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा की अब यॉर्कर्स आने लग गई है। जो प्रसिद्ध कृष्णा पहले मतलब इनिशियल ओवर्स में ही अच्छे बॉलिंग करते थे और डेथ ओवर में उनकी कोई भी काबिलियत नहीं होती थी और इसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। लेकिन इस टूर्नामेंट में प्रसिद्ध कृष्णा के जो पिछले मैच में भी मुझे यॉर्कर्स दिखे थे, इस मैच में भी यॉर्कर्स लेकर के उन्होंने जो विकेट आउट किया, स्पेशली लास्ट के 2-3 विकेट, वो काबिल एहतराम है। क्योंकि कोई बॉलर अगर परिपूर्ण बन जाता है ना तो वो और घातक और लीथल हो जाता है। और प्रसिद्ध कृष्णा उस रास्ते पर चल पड़े हैं कि वो परिपूर्ण बॉलर बनने के कगार पर हैं। और मुझे लगता है कि ये जो IPL आएगा इसमें वो पूरी की पूरी तरह से परिपक्व हो चुके होंगे और अपना एक्सपीरियंस और अपना पूरा का पूरा एफर्ट लगा करके कहीं पे भी मैच फंसा सकते हैं। क्योंकि उनको उनके उनके पास जो साथ वाले जो बॉलर है ना, ट्रेंट बोल्ट, वो हर पिच के हर फॉर्मेट के बेहतरीन बॉलर हैं। चाहे वो T20I हो, टेस्ट हो, चाहे वो ODI हो। तो उनसे उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। उम्मीद करता हूँ प्रसिद्ध कृष्णा एक अच्छे बॉलर बनकर निकलेंगे। अभी उनकी महज 26-27 साल की एज है और बहुत आगे उनके लिए लाइफ और कैरियर पड़ा हुआ है। तो ये रही आज की मैच की सूरत हाल। बात करते हैं अब IPL के हवाले से। तो IPL में हार्दिक पांड्या का मुंबई आना ऑलमोस्ट फिक्स्ड एंड सर्टन हो चुका है। मोहर भी लग चुकी है कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस आएंगे। रोहित शर्मा का रिटेन किया गया है उनको मुंबई इंडियंस में। उसके बाद RCB ने कैमरून ग्रीन को ऑल इन कैश पे ट्रेड किया है और कैमरून ग्रीन RCB आएंगे। और RCB ने अपने जो 3 ट्रिपल H थे उनको रिलीज कर दिया है। हसरंगा हो गए, हेजलवुड हो गए और हर्षल पटेल हो गए, इनको उन्होंने रिलीज किया है। और जो उनके मेन कोर प्लेयर्स होंगे वो विराट कोहली होंगे, फैफ डुप्लेसिस होंगे, उसके बाद आपके फैफ डुप्लेसिस हो गए, विराट कोहली हो गए, ग्लेन मैक्सवेल हो गए, कैमरून ग्रीन हो जाएंगे, मोहम्मद सिराज बॉलर होंगे, शहबाज अहमद को उन्होंने ऑलरेडी ट्रेड कर लिया है मैंग डागर के साथ। तो ये सारे प्लेयर्स चेंज आकाशदीप नाथ बॉलिंग पे होंगे। सिद्धार्थ कौल को उन्होंने रिलीज़ किया है, करण शर्मा को रिटेन किया है, दिनेश कार्तिक को रिटेन किया उन्होंने। तो ये कुछ बड़े नाम हैं जो कि मुझे लगता है इस ये जो RCB ने जो 11 प्लेयर्स को रिलीज किया है, इसके बाद सबसे बड़ा पर्स RCB के पास होगा 40 करोड़ के आसपास का। लेकिन ऑल इन कैश में वो उन्होंने डील क्लियर की है कैमरून ग्रीन की। तो अब उनके पास जो पर्स बचेगा वो मेरे ख्याल से तकरीबन 23-24 करोड़ के आसपास का पर्स उनके पास बचेगा। और मुंबई इंडियंस के पास तकरीबन 30 करोड़ के चेन्नई के पास 30 करोड़ का पर्स है और मुंबई के पास भी 20-22 करोड़ के आसपास का पर्स रहेगा। क्योंकि कैमरून ग्रीन का जो ऑल मनी है वो अब उनके पास कैश रिजर्व में आ जाएगा और वहाँ से वो प्लेयर को पिक करना चालू करेंगे। गौतम गंभीर के वाली जो KKR की टीम है उन्होंने भी बहुत सारे प्लेयर्स को रिलीज़ किया है और रिटेन किया है। शार्दुल ठाकुर को उन्होंने रिलीज़ कर दिया है, जो कि मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए था ये चीज़, लेकिन ये कर दिया गया है। और उसके बाद हम बात करते हैं, चलिए आइए एक एक करके बात करते हैं। तो मुंबई इंडियंस ने जो प्लेयर को रिलीज़ किया है, अरशद खान, रमनदीप सिंह और ऋतिक शौकीन, राघव जो गोयल, जोफ्रा आर्चर को उन्होंने रिलीज़ किया है जो कि हिट है। ट्रिस्टन स्टब्स साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन है, हार्ड हिटिंग बैट्समैन, उनको भी उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। ड्वेन जॉनसन जो कि आपके साउथ अफ्रीका के मार्को यानसन के भाई हैं, झाई रिचर्डसन, रिली मैरडिथ, क्रिस जॉर्डन, संदीप वॉरियर, कैमरून ग्रीन को ट्रेड कर दिया है। जो उन्होंने रिटेन किया है वो हार्दिक पांड्या, उनको उन्होंने ट्रेड वापस किया। रोहित शर्मा, डोएल ब्राविस, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, तिलक वर्मा, टिम डेविड, विष्णु विनोद, अर्जुन तेंदुलकर, शम्स मुलानी, नेहल वडेरा, जसप्रीत बुमराह, कुमार कार्तिकेय, पीयूष चावला, उसके बाद जेसन बेहरनडॉफ, रोमारियो शेफर्ड को उन्होंने ट्रेड किया है LSG के साथ। तो कुछ टीम अच्छी नज़र आ रही है ऑन बुक्स, लेकिन मुझे अभी भी इसमें स्पिनर्स की कमी लग रही है क्योंकि अच्छे स्पिनर्स इसमें अभी भी कोई भी नहीं है। बैट्समैन तो उन्होंने ले लिया है, ऑलराउंडर भी भर लिया है, बॉलर भी उनके पास पेसर हैं आपके पास बेरेंडॉर्फ और जसप्रीत बुमराह के रूप में, लेकिन जो स्पिनर है वो क्वालिटी की नज़र नहीं आ रही है। तो उनका मार पड़ सकता है, स्पिनर इनको एक अच्छा रोप इन करना पड़ेगा।
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात करें तो रिलीज़ करने वाले जो प्लेयर हैं इनके वो हैं आपके हसरंगा है, हर्षल पटेल हैं, हेजलवुड है, फिन एलन है, माइकल ब्रेसवेल हैं, डेविड विली हैं, विन पार्नेल है, सोनू यादव हैं, अविनाश सिंह है, सिद्धार्थ कौल है और केदार जाधव है। इन सभी को रिलीज़ कर दिया गया है। जो रिटेन प्लेयर हैं वो फैफ डु प्लेसिस है, ग्लेन मैक्सवेल है, विराट कोहली है, कैमरून ग्रीन है, रजत पाटीदार है, अनुज रावत है, दिनेश कार्तिक है, सुयस प्रभुदेसाई है, विल जैक्स है, महिपाल लुमरोर है, कर्ण शर्मा है, मनोज बंदागे है, मयंक डागर हैं, व्यास विजय कुमार है, आकाशदीप हैं, उसके बाद मोहम्मद सिराज हैं, रीस टॉपली हैं। रीस टॉपली को उन्होंने रिटेन किया है, लेकिन हमेशा इंजरी प्रोन रहते हैं। लेकिन रीस टॉपली का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, जितने भी मैचेस खेले हैं, चाहे वो ओडीआई हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, चाहे T20 हो, तो उनका परफॉर्मेंस हमेशा मुझे अच्छा लगता है। हिमांशु शर्मा, राजन कुमार, इनको इन्होंने रिटेन किया है। कोलकाता नाइट राइडर्स में साकिब उल हसन, लिटन दास, डेविड वीज, आर्या देसाई, एन जगदीशन, मनदीप सिंह, कुलवंत केजरोलिया, शार्दुल ठाकुर, लोकी फर्गूसन, उमेश यादव, टिम साउदी और जॉनसन चार्ल्स, इन सबको रिलीज़ कर दिया गया है। जो सरप्राइजिंग थे मुझे इसमें, वो शार्दुल ठाकुर का नाम लगा और लोकी फर्गूसन का नाम लगा कि इनको उन्होंने रिलीज़ किया है। रिटेन वाले प्लेयर में श्रेयस अय्यर है, नितेश राणा है, रिंकू सिंह है, रहमानुल्लाह गुरबाज है, सुनील नारायण है, जेसन रॉय है, सुयस शर्मा है, अनुकूल रॉय है, एंड्रे रसल है, वेंकटेश अय्यर है, हर्षित राणा है, वैभव अरोरा है, वरुण चक्रवर्ती हैं। इन लोगों को इन्होंने रिटेन किया है। गुजरात में जो रिलीज़ किया हुआ है वो यश दयाल हैं, KS भरत हैं, शिवम मावी, उर्विल पटेल, प्रदीप सांगवान, ओडियन स्मिथ, अल्जारी जोसेफ, दशुन सनाका, हार्दिक पांड्या को इन्होंने ट्रेड ऑफ कर दिया है। तो ये मोटेबल हैं। इसके रिगार्डिंग हम अच्छे से कल वाले वीडियो में बात करेंगे कि किसकी कैसी टीम की फॉर्मेशन हो रही है, किसकी क्या हो रही है। ये मोटा मोटी मैंने आपको जस्ट बता दिया है कि जो बड़े नाम को किन किन बड़े नामों को रिलीज़ किया गया है, किन किन बड़े नामों को रिटेन किया गया है और कौन सरप्राइजिंग रहा है, कौन शॉकिंग रहेगा। लेकिन आज की जो मैच थी T20 की, उसमें इंडियन टीम ने थ्रैश किया है एब्सोल्यूट ऑस्ट्रेलिया को, जो कि कहीं मामले में कहीं पे भी कमज़ोर टीम नहीं थी। ये प्रबल दावेदार थी, फेवरेट्स थी ये टूर्नामेंट को जीतने के लिए, लेकिन यहाँ पर इनको 2-0 से पीछे मात दे रखा है सूर्य कुमार की टीम ने। और सूर्य कुमार को मुझे लग रहा है कि अगले आने वाले जो मैचेस हैं उसमें वो क्लीन स्वीप कर सकते हैं इस टूर्नामेंट में, और मौका है उनके पास। तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए, हम भी इंतज़ार करते हैं कि थर्ड मैच जो कि 28 तारीख को खेला जाना है वो किस तरीके से इंडिया उसको टेकअप करती है और किस तरीके से आगे लेके चलती है। तब तक के लिए आप अपना इंतज़ार करिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।